सुप्रभात विद्यार्थियों, पंचम पाठ है पूरा होने के बाद में आज हम शुरू करने जा रहे हैं षष्ठ पाठ है, छठा पाठ, जिसका नाम है कारक परिचय है। कारक का परिचय। इस पाठ में कारक के बारे में आपको बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले कारक की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। जैसे बालक है पठती, बालक पढ़ता है। अब यहाँ पर पठती जो शब्द है वह क्रिया है, जो धातु का रूप होगा वह क्रिया होगी। अब पठती के साथ में संबंध है बालक का, इसलिए बालक शब्द यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वे शब्द क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, जो शब्द क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, अर्थात क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। देखिए, यही मैंने बताया है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। आगे लिखा हुआ है संस्कृत में शब्दों के साथ लगने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहे जाते हैं। अर्थात संस्कृत में जो शब्द हैं उनके साथ जो चिन्हों का प्रयोग होगा, विभक्तियों का प्रयोग होगा, वे क्या कहे जाएंगे, कारक चिन्ह कहे जाएंगे। संस्कृत में कारक चिन्हों के आधार पर विभक्ति रूप बनते हैं। देखिए, संस्कृत में कारक चिन्हों के आधार पर विभक्ति रूप बनते हैं। बिल्कुल, जो विभक्ति होगी वही कर्ता होगा। जैसे शब्द में द्वितीय विभक्ति दी हुई है तो द्वितीय के लिए कौन सा कारक हो गया, द्वितीय के लिए कर्म कारक हो गया। यदि शब्द में तृतीय विभक्ति है और उसका क्रिया के साथ संबंध है तो वह कौन सा कारक हो गया, करण कारक हो गया। ठीक है। अब ये देखिए, इसके विभक्ति और इसके चिन्ह यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए कर्ता कारक। कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह होता है ने। फिर कर्म कारक। कर्म कारक जिस शब्द में होगा उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को। कर्ता ने कर्म को। उसके बाद में आता है आपका करण। तो ऐसा शब्द जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध है और उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है तो वो आपका हो गया करण कारक। और करण कारक का कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। इसके बाद आपके आता है संप्रदान। तो देखिए, ऐसा शब्द जिसका क्रिया के साथ संबंध है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है तो वो आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। इसके बाद में अपादान कारक आपके आ रहा है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है और उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध है तो वो आपका कहा जाएगा अपादान कारक। इसके बाद में आता है संबंध। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसके कारक चिन्ह होते हैं का, के या की। अब देखिए, ध्यान आपको ये रखना है कि संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना गया है। अब बात आती है कारक कितने प्रकार के। तो जब कारक की बात आती है कि संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। संबोधन कोई कारक नहीं होता है और संबंध है, इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इसको कारक नहीं माना गया है। फिर अंत में आपका है अधिकरण कारक। ऐसा शब्द जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है और क्रिया के साथ सीधा संबंध है तो वो आपका हो गया अधिकरण कारक, जिसके कारक चिन्ह होते हैं में अथवा पर। फिर आगे लिखा हुआ है कभी कभी कर्ता व कर्म कारक कारक चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त हो जाते हैं। होता है ऐसा कि शब्द में
कर्ता कारक आ गया, कर्म कारक आ गया। जब हम उनका हिंदी अनुवाद करेंगे तो इन चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, ने और को का। फॉर एग्जाम्पल, बालक खाना खाता है, बालकः भोजनम खादति। अब देखिए यहाँ बालक के साथ में ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। बालक यहाँ पर कर्ता कारक हो गया और भोजनम यहाँ पर कर्म कारक हो गया। तो बालक भोजन खाता है तो ने का प्रयोग नहीं हुआ है। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र है पुस्तकम पढ़ती। तो देखो यहाँ छात्र के साथ में ने कारक चिन्ह भी नहीं आए हैं और पुस्तक के साथ में को कारक चिन्ह भी नहीं आए हैं। तो कर्ता और कर्म कारक कारक चिन्ह के बिना प्रयोग हो सकते हैं। फिर है वस्तुतः संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। अभी मैंने आपको बताई है। संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं होते हैं क्योंकि ये क्रिया शब्दों के साथ संबंध नहीं जोड़ते हैं। तो यही आपको बताया गया है कि संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। राम का भाई लक्ष्मण, इस वाक्य में क्रिया है ही नहीं। इसी तरह से हे राम, ये आ गया आपका संबोधन, तो इस वाक्य में भी क्रिया नहीं है। किंतु कारक विभक्ति के रूप में षष्ठी या संबोधन का प्रयोग होता है, अतः इन्हें भी जानना आवश्यक है। देखिए, कारक विभक्ति के रूप में षष्ठी या संबोधन का प्रयोग होता है, विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है, न कि कारक के रूप में इनका प्रयोग होता है। अब देखिए, अब आपके दिया हुआ सबसे पहले कारक प्रयोग, कैसे कारकों का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले आपके दिया हुआ इसमें कर्ता कारक, क्रिया करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया करने वाला, एग्जाम्पल में आ जाएं सीधे। बालकः पढ़ती, बालक पढ़ता है या बालक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ती क्या हो गया, पढ़ती हो गया क्रिया, और इसका संबंध किसके साथ है, बालक के साथ में। तो बालक यहाँ पर क्या हो गया, बालक यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद में आपके है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। अब देखिए, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, देखिए बालिका भोजनम करोति, बालिका भोजन करती है या बालिका भोजन कर रही है। अब कह रहा है क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, कर रही है, क्या कर रही है बालिका, भोजन कर रही है। तो क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है भोजन का, इसलिए यहाँ पर ये भोजनम शब्द है, ये आपका हो गया कर्म कारक। बालिका कर्ता, भोजनम कर्म, करोति क्रिया हो गई। फिर आपके आता है करण कारक। जिस साधन से क्रिया की जाए वहाँ करण कारक होता है। जिस साधन से क्रिया की जाए वहाँ करण कारक होता है। अब देखिए, जिस साधन से क्रिया की जाए कैसे, बालकः कलमेन लिखती, बालक कलम से लिख रहा है। अब बालक क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है जिस साधन से क्रिया की जाए। अब बालक किससे लिख रहा है, कलम से बालक लिख रहा है, कलम बालक का साधन हो गया। तो यहाँ कलम बालक का साधन हो गया, तो ये जो कलमेन शब्द है ये आपका यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। बालक कर्ता, कलमेन करण कारक और लिखती यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। इसके बाद आपके आता है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाए। अब देखिए, वाक्य में आपको देखना है कि जिसके लिए क्रिया हो रही है वह ही आपका संप्रदान कारक होगा। बालकः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालकः पठनाय विद्यालयम गच्छति। अब देखो, गच्छति यहाँ पर क्रिया है, गच्छति यहाँ पर क्रिया है। अब जिसके लिए क्रिया की जाए, अब ये क्रिया किसके लिए की जा रही है, गच्छति जाता है, क्यों जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। तो पढ़ने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर ये पठनाय शब्द है, ये पठनाय शब्द आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा।
और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति। तो देखो पठनाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। विभक्ति आपने पहचान ली तो कारक भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। फिर आते हैं अपादान कारक। जहाँ से अलग होने का भाव हो, जहाँ से अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वृक्षात् फलम पतति। वृक्ष से फल गिरता है, वृक्ष से फल गिरता है। अब क्रिया पे आ जाइए सीधा, क्योंकि संबंध तो क्रिया के साथ में होना चाहिए। पतति गिरता है, अब गिरने का मतलब है वृक्ष से गिर रहा है तो वृक्ष से अलग हो रहा है, तो जिससे अलग हो रहा है वो शब्द आपका है वृक्षात्। विभक्ति देखिए पंचमी लगी हुई है और पंचमी विभक्ति के लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है, इसलिए वृक्षात् शब्द आपका यहाँ क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। फिर आता है संबंध कारक। इसको तो कारक नहीं माना गया है, लेकिन विभक्ति चिन्ह में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए, जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। रामस्य अनुजय लक्ष्मण अस्ति। राम का अनुज लक्ष्मण है। अब संबंध आपको पहचानना है तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति आती है और षष्ठी विभक्ति आप यहाँ देख रहे हैं, रामस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, तो ये रामस्य यहाँ पर क्या हो गया, संबंध हो गया। फिर अंतिम दिया हुआ इसमें आपके अधिकरण कारक। जिस स्थान पर क्रिया हो, जिस स्थान पर क्रिया हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। देखो जिस स्थान पर क्रिया, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, वृक्षे खगाः वसन्ति। वृक्ष पर पक्षी रहते हैं। जिस स्थान पर क्रिया हो, क्रिया है वसंती, रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वृक्ष। इसका मतलब ये वृक्ष जो शब्द है ये क्रिया का आधार हो गया, क्रिया का आधार हो गया। और आधार होने के साथ साथ वृक्षे शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और सप्तमी विभक्ति में आपका कारक होता है अधिकरण कारक। तो ये आपके कारक थे, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, विभक्तियों से आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये षष्ठ पाठ आपका था। अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।